तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 अगस्त 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, क्या चाइल्ड पॉर्न वीडियो देखना अपराध है? देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने कहा था अकेले देखना क्राइम नहीं है। वहीं मद्रास हाई कोर्ट कह चुका है कैसे वीडियोस को फोन में रख सकते हैं। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले में सुनवाई की। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि फोन में बच्चों से जुड़े पोर्न वीडियो को डाउनलोड करना अपराध नहीं होगा। दोस्तों बात यह है कि केरल हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर यानी कि अकेले अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है यानी कि गंदे वाले फोटो और वीडियो, तो ये अपराध नहीं होगा, चाहे वो वीडियो बच्चे के भी हों। लेकिन अगर वो दूसरे को दिखा रहा है या शेयर वगैरह कर रहा है तो ये गैर कानूनी होगा। तो अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और ये कहा गया कि केरल हाई कोर्ट ने गलत कहा है। वहीं आपको बता दें केरल हाई कोर्ट के बाद मद्रास के हाई कोर्ट ने इसी मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर कोई अपने फोन में बच्चों से जुड़े गंदे वाले वीडियो देख रहा है या गंदे फोटोज को देख रहा है तो ये अपराध के दायरे में नहीं आता है, बस वो किसी को सर्कुलेट नहीं कर सकता। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बच्चों के साथ अश्लील काम करने को लेकर या उनके साथ गलत हरकतें करने को लेकर देश में पॉक्सो एक्ट बना हुआ है। इसके तहत अपराधियों को काफी सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से कई लोग नाराज हैं कि केरल हाई कोर्ट ने और मद्रास हाई कोर्ट ने ये कैसी बात कह दी है। तो अब इसी मामले में आने वाले दिनों में देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहता है कि बच्चों से जुड़े जो गंदे वाले वीडियो होते हैं तो उन्हें देखना कानूनी है या फिर गैर कानूनी। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना यानी कि गंदे वाले वीडियो देखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन नियमों के मुताबिक पोर्न वीडियो बनाना यानी कि गंदे वाले वीडियो बनाना, ये इसे पब्लिश करना, ये इसे शेयर वगैरह करना अपराध है, इस पे बैन है। इन नियमों को तोड़ने पर 3 साल की जेल, 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों अभी जो पूरा मामला चल रहा है वो बच्चों से जुड़े गंदे वाले वीडियो का है कि जिन वीडियो में बच्चों को अश्लील रूप से दिखाया जाता है तो क्या ऐसे वीडियो देखना भी कानूनी दायरे में आता है या नहीं, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट इस पे क्या फैसला करता है। देखिए अगली खबर, 1 सितंबर से देश भर में लागू होगा नया नियम, ट्राई हो गया है सख्त, ब्लैक लिस्ट होंगे फर्जी टेलीमार्केटर। जी हाँ, सरकार पिछले काफी समय से टेलीकॉम सेक्टर में अनचाही फेक कॉल्स को रोकने के लिए काम कर रही है। अब इसी कड़ी में टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने एक नया नियम पेश किया है जो पूरे देश में 1 सितंबर 2024 से लागू हो जाएगा। 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में फर्जी लिंक वाले मैसेज से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि आपको जो उल्टे सीधे मैसेज आते रहते हैं, इस कंपनी का उस कंपनी का, कितने पैसे जीतो, आपके फोन में ये ऑफर आ रहा है, ऐसे सभी झूठे मैसेज, लोगों को लूटने वाले मैसेज बंद हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे किसी भी टेली मार्केटर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा जिनके द्वारा किसी भी टेलीकॉम यूजर को फर्जी कॉल या मैसेज भेजा गया है। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार का ये फैसला आम जनता के लिए कितना प्रभावी होता है, आम जनता को ऐसे मैसेज से या कॉल से कितना छुटकारा मिल पाता है। देखिए अगली खबर कि अब यूपी में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को नहीं दिया जा सकेगा शारीरिक दंड, परिसर में दौड़ाना, फटकारना सब कुछ हो चुका है प्रतिबंधित। जी हाँ, यूपी के प्राइमरी स्कूलों में यानी पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड देना वर्जित कर दिया गया है। इसको लेकर अभी हाल ही में नए नियम जारी किए गए, चाहे बच्चों को फटकारना हो यानी कि बहुत ज्यादा डांटना हो, सजा के तौर पे दौड़ाना हो, चिकोटी काटना हो, चांटा मारना हो, घुटनों के बल बैठाना हो, मुर्गा वगैरह बनाना हो, ये सभी कुछ प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया गया है यूपी के स्कूलों में या जहाँ जहाँ पे पढ़ाई होती है। तो दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यूपी के स्कूलों के लिए ये जो फैसला लिया गया है आपके हिसाब से ये कारगर रहेगा या नहीं, और क्या ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर कि केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 लिया वापस, मंत्रालय बोला इसे नए तरीके से तैयार करेंगे। जी हाँ, देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि MIB ने अभी हाल ही में जो एक बिल पेश किया था उसको वापस ले लिया है। जानकारी के मुताबिक अब और ज्यादा सुझावों के बाद इसको फिर से पेश किया जाएगा नए तरीके से। चाहे विपक्षी पार्टियां हैं या इस मामले में जानकारी रखने वाले, वो अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल असल में नए जमाने को लेकर पेश किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं अभी OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, इनकी मांग सिनेमा हॉल से ज्यादा हो गई है, केबल चैनल से ज्यादा हो गई है। इसी वजह से अब नया बिल पेश करके OTT प्लेटफॉर्म या इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह इन सभी चीजों पर जो भी कंटेंट डाला जाता है, जो भी वीडियो या फोटोज वगैरह आते हैं, उनको रेगुलेट किया जाएगा, उन पे नियम लागू किए जाएंगे ताकि कोई भी गलत चीज पब्लिश ना हो। देखिए अगली खबर के राजपाल यादव की करोड़ों की प्रॉपर्टी की गई सीज, 5 करोड़ का लोन चुका नहीं पाए एक्टर। 2018 में इसी मामले में जेल भी जाना पड़ा था। जी हाँ, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजपाल यादव की करोड़ों की संपत्ति को बैंक ने सीज कर दिया है। मामला 2012 का है जब उन्होंने एक फिल्म में पैसे लगाए थे जिसका नाम था अता पता लापता। इसी मूवी को बनाने के लिए उन्होंने बैंक से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। हालांकि वो लोन को चुका नहीं पाए हैं, इसी वजह से अभी हाल ही में उनकी करोड़ों की संपत्ति को बैंक ने सीज कर दिया है।
देखे अगली खबर के बांग्लादेश के ढाका में मंदिरों के रास्ते किए गए बंद, आर्मी तैनात करनी पड़ी है। हिंदू बोल रहे हैं डर की वजह से नींद नहीं आती, हमेशा लगता है भीड़ आके मार देगी। जी हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को या सीधे हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। बताया गया बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदू समुदाय पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में जो हिंसा हुई है तो पूरे बांग्लादेश में 205 बार हमले हो चुके हैं। हालांकि अभी हाल ही में शनिवार को बांग्लादेश के अंतिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने इन हमलों की निंदा की है, इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर यानी कि हिंदू पर, ईसाई पर या मुस्लिमों के अलावा दूसरे धर्म के लोगों पर जो हमले हो रहे हैं वो जघन्य अपराध है। हालांकि उनका ये बोल और जो वहाँ की जनता है उनके एक्शन मैच नहीं हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें पूरे बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं। इनमें से 52 जिलों में हमले की कई खबरें आ चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के कई हिंदू भारत से गुहार लगा रहे हैं। अभी हाल ही में एक हिंदू बांग्लादेशी ने कहा कि बांग्लादेश में फिलहाल हिंदू आबादी डर में जी रही है। 5 अगस्त के बाद नींद नहीं आ रही है कि कौन उपद्रवी या उनकी भीड़ हमारे घर में घुस जाए और हमें मार डाले। वो कहती है हम दुनिया भर से और खास तौर पे भारत तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे हालात हिंदुओं को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर ठीक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें ऐसा ही इंटरव्यू एक दो नहीं बल्कि कई हिंदुओं ने दिया है, कई रिपोर्टें आई हैं। वहीं आपको बता दें इसी बीच भास्कर द्वारा हिंदुओं की आबादी को लेकर जानकारी दी गई है बांग्लादेश के मामले में। दोस्तों आपको बता दें अभी इस समय बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, जिसमें हिंदू आबादी मुस्लिमों के बाद सबसे ज्यादा 1 करोड़ 35 लाख के करीब है। हालांकि आपको बता दें आबादी को लेकर हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। 1951 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में जब ये उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था वहाँ पे कुल आबादी हिंदुओं की 22% थी, जो 2022 तक केवल 8% रह गई। वहीं आपको बता दें अभी इस समय जो हालात है, इस हालात को देखते हुए बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार और जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर करीब 1000 लोग भारत में आने के लिए शरण मांग रहे हैं कि हमें बांग्लादेश में खतरा है। हालांकि फिलहाल उन्हें बीएसएफ ने रोक के रखा है। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हिंदुओं को भारत में आने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं। बाकी आपको बता दें इसी बीच अभी हाल ही में बांग्लादेश में प्रदर्शन करने वालों ने एक होटल में आग लगा दी थी, जिसमें 25 लोग जिंदा जल गए। वहीं इसके अलावा अभी हाल ही में जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक तोड़ा गया। बात यह है कि 1971 में एक जंग हुई थी जिसमें भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और सभी जगहों पे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की थी। इसके अलावा भी भाषा वगैरह की बुनियाद पर बांग्लादेशियों के साथ भेदभाव हो रहा था। इसके अलावा भी कई और कारण थे जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। ऐसे ही में 1971 की जंग में बांग्लादेश को जो जीत मिली, भारत ने जो साथ दिया, उस समय की याद के लिए एक स्मारक बनाया गया था। दस्तखत करते हुए कुछ अधिकारियों का स्टेचू बना हुआ था, इसको प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। इसी वजह से कई लोग अब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पे चल निकला है। वहीं दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश के ताजा हाल की तो जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो सरकार बनी है सेना के अंडर में, तो सेना ने शेख हसीना से वापस लौटने को कहा है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद जो सरकार बनी है उसके गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत ने कहा है कि हसीना की पार्टी को नए चेहरे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हसीना को देश से निकाला नहीं गया है, वो खुद भागी थी। सखावत ने कहा कि वो वापस लौट सकती हैं, बस देश में फिर से हालात न बिगाड़े। बांग्लादेश की ओर से ये भी कहा गया है कि हसीना के दिल्ली में रहने से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बीच शेख हसीना का एक इंटरव्यू सामने आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि शेख हसीना ने किया दावा, बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए इस्तीफा दिया। कहा अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता नहीं जाती, मैं बांग्लादेश जल्द लौटूंगी। जी हाँ, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के 6 दिन के बाद शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। बात यह है कि बांग्लादेश के पास एक द्वीप यानी कि एक टापू है। हसीना के दावे के मुताबिक वो अमेरिका को चाहिए, लेकिन शेख हसीना ने इसके लिए मना कर दिया। इसी वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश में उनकी सरकार गिरवा दी, उपद्रव करवा कर। हालांकि आपको बता दें ये केवल उनका दावा है। वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं तो इसके खिलाफ अभी हाल ही में पूरी दुनिया में एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन देखा गया। चाहे बात हो कनाडा की, अमेरिका की या कई और देशों की, उन सभी जगहों पर हजारों हिंदू सड़क पे उतर आए हैं। वहीं आंदोलन में हिंदुओं का साथ ईसाई और यहूदी भी दे रहे हैं। कुछ वीडियो फोटोज आए हैं, आप देख सकते हैं। वहीं बताया गया हिंदुओं के अलावा शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, इसके जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं वो भी पूरे अंडरग्राउंड हैं। उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है, कईयों को मार दिया गया है। कुछ नेताओं ने देश छोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लिया गया। देखिए अगली खबर के कांवड़ियों पर फूल की वर्षा करने वाले कारी मोहम्मद को जिंदा जलाने की दी गई धमकी, मस्जिद में जाने से रोकने का भी फरमान हो गया है जारी। जी हाँ, यूपी के बुलंदशहर में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अमन चैन की बात करने, हिंदू मुस्लिम एकता के संदेश को आगे बढ़ाना और कांवड़ियों पे फूल की बारिश करना भारी पड़ गया है। समाज के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उनको बिरादरी और गाँव से निकालने की धमकी दी है। इसके अलावा जिंदा जलाकर नहर में फेंकने की भी धमकी दी है। उनके खिलाफ एक पोस्टर चिपकाया गया है जगह जगह पर, जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस पे लिखा हुआ है कि ये शख्स इस्लाम से खारिज हो चुका है।
है इस शख्स का मस्जिद में आना सख्त मना है, सभी हजरात इससे अपनी नमाज की हिफाजत करें। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम का ये बंदा एक कारी यानी कि मौलाना वगैरह है। जानकारी के मुताबिक बीते 30 जुलाई को जब कुछ कांवड़िए इसके गाँव की ओर आए थे तो इसने उन पर फूल की वर्षा की थी, उनका स्वागत किया था। इसी का कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया। अब उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। पीड़ित यानी कि मोहम्मद अब्दुल्ला का आरोप है कि उनकी पत्नी को भी उनके निकाह से बाहर करने का फतवा जारी कर दिया गया है कि उनकी पत्नी उनकी नहीं रही। वहीं जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, भारत में संविधान के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को कोई भी समाज ऐसे ही बिरादरी या धर्म वगैरह से बाहर नहीं कर सकता। इस पे प्रशासन एक्शन ले सकता है और अभी हाल ही में एक्शन लिया गया, गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए अगली खबर के सऊदी अरब ने हुतियों पर किए हवाई हमले, यमन के सादा में की एयर स्ट्राइक। जी हाँ, सऊदी अरब की सेना ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पे हमले किए हैं। दोस्तों आपको बता दें, हुती विद्रोही ये वही विद्रोही हैं जिन्होंने अभी हाल ही में लाल सागर के करीब पानी के जहाज को अगवा कर लिया था। ये इसके अलावा ऐसे कई कामों को अंजाम दिया है। हालांकि ये खबर ऐसे समय में आई है कि सऊदी अरब इन पे हमले कर रहा है जिस समय इजराइल ईरान का मामला गरमाया हुआ है और हमास का मामला गरमाया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है और जो हुती विद्रोही हैं वो भी मुस्लिम हैं। बीबीसी के मुताबिक हुती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय के एक हथियारबंद समूह है, यानी कि ये लोग शिया मुस्लिम हैं। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हुती के नाम पे पड़ा है, हुती। वहीं जानकारी के मुताबिक हुतियों ने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध का धुरी का हिस्सा बताया है। आसान शब्दों में कहें तो हुती विद्रोहियों का ये कहना है कि जो हमास है, हिजबुल्लाह है या जो ईरान वगैरह है जो कि इजराइल के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है, पश्चिमी देशों के खिलाफ है, तो हम उनके साथ मुख्य रूप से शामिल हैं, उनका हिस्सा है। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हुती विद्रोहियों ने नारा लगाया था कि ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। मुस्लिमों की दुनिया से देखें एक और खबर के 9 दिन के बाद तुर्की ने इंस्टाग्राम से हटाया बैन, सरकार की शर्तों पर राजी हुई मेटा। जी हाँ, तुर्की सरकार ने 9 दिन के बाद इंस्टाग्राम से प्रतिबंध हटा दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कंपनी ने सरकार की शर्तें मान ली हैं। अधिकारियों के साथ सहयोग करने पे सहमति के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से बैन हटा दिया गया है। देखिए अगली खबर, मुस्लिमों के दाढ़ी रखने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी आज के मुख्य समाचार में मुस्लिमों से जुड़े या इस्लामिक दुनिया से जुड़े कई तरह की खबरें आई हैं। उसी में से एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पे सुनवाई करने को सहमत हो गया है जिसमें ये मुद्दा उठाया गया है कि क्या दाढ़ी रखने के कारण किसी मुस्लिम व्यक्ति को पुलिस बल से निलंबित कर देना धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है या नहीं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 25 है उसमें कई शर्तों के साथ सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है। हालांकि कुछ नियम शर्तें भी हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक मुस्लिम व्यक्ति को दाढ़ी रखने की वजह से पुलिस की नौकरी से हटा दिया गया था, तो उसी कांस्टेबल ने अभी हाल ही में FIR दर्ज की। तो आने वाले दिनों में ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। मुस्लिमों की दुनिया से देखें एक और खबर कि नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनवाएगी 21 मदरसे। जी हाँ, बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के विकास के लिए मल्टीपर्पज बिल्डिंग, वेडिंग हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य कई तरह की चीजों का निर्माण करवाएगी। इसी कड़ी में बिहार सरकार पूरे बिहार में कई जगहों पर 21 नए मदरसे बनवाएगी। अभी हाल ही में इसका फैसला लिया गया है। अगली खबर देखें पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान में खाने के पड़े लाले, 100 में से 74 लोगों के पास जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान के न्यूज मीडिया एयरवाई न्यूज की ओर से बताई गई है कि पाकिस्तान में अभी इस समय महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 74% लोगों के पास, यानी कि हर 100 में से 74 लोगों के पास जो जरूरी चीजें होती हैं, खाना, कपड़ा, मकान या ऐसे ही कई चीजें, उनके तक पैसे नहीं है। देखिए अगली खबर के सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, शंभू बॉर्डर की एक लेन खोली जाए, एम्बुलेंस बुजुर्गों, महिलाओं, छात्रों को हो रही है परेशानी। वहीं इसी बीच किसानों ने कहा है कि 15 अगस्त को हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, पंजाब हरियाणा के बहुत सारे किसान सरकार से कुछ मांगे कर रहे हैं। इसी के तहत उनका प्रदर्शन होना है। वो दिल्ली में आ रहे थे पहले की तरह, हालांकि किसानों को दिल्ली से काफी दूर ही रोक दिया गया है। उसी में से एक है शंभू बॉर्डर, जहाँ पे किसानों को रोकने के लिए ये बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। हालांकि अब लगभग 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा के बीच ये जो शंभू बॉर्डर है इसको खोलने का आदेश दिया है। कहा गया है कि कम से कम एक लेन खोली जाए। तो अब इस मामले में पंजाब और हरियाणा की पुलिस को आपस में सहमति बनाकर इस बॉर्डर को खोलना है और वहाँ पर किसान भी हैं। देखिए अगली खबर के भाजपा बोली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी, ये बाजार खत्म करने की है साजिश। जी हाँ, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर अभी हाल ही में बीते सोमवार को कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इसीलिए वो टूल किट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। बात यह है कि अभी हाल ही में हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ या बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ या सरकारों के खिलाफ भी जांच करती है और उसमें सबूत जुटाती है। इसी कंपनी ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार में शेयर के मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। बहुत ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे यह आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप या जो इसके मुखिया हैं वो शेयरों को इस तरह से पेश करते हैं लोगों के सामने कि लोग उसमें पैसा लगा देते हैं, लेकिन लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो ऐसे ही कई आरोप लगाए गए हिंडनबर्ग द्वारा मैनिपुलेशन वगैरह के, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह
वगैरह के, पर जनवरी 2024 में इस मामले की जांच हुई और कोर्ट ने आरोपों को खारिज कर दिया। इसी मामले में अभी हाल ही में बीते जुलाई के महीने में हिंडनबर्ग ने सेबी के नोटिस का जवाब दिया और कहा कि सेबी खुद यानी कि जो पूरा शेयर बाजार को देखरेख करती है वो खुद धोखेबाजों को बचा रही है। और अब फिलहाल ताजा हिंडनबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी के आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो शेयर बाजार की जो देखरेख करती है इंडिया में कंपनी सेबी, उसकी जो चेयरपर्सन है उन पे ही आरोप लगाया गया है अडानी ग्रुप से जुड़े होने का। तो इसी मामले को लेकर अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर निवेशकों का नुकसान होता है, यानी कि जो लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं और इस तरह की मैनिपुलेशन वगैरह की वजह से उनका पैसा डूब जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से क्यों डरते हैं? अब ये पूरी तरह साफ हो गया है नई जानकारी आने के बाद। तो राहुल गांधी की इसी बात पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर बीते सोमवार को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, शेयर बाजार को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग के मेन इन्वेस्टर यानी कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है उसके मेन इन्वेस्टर अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं, उनके विरोधी हैं और राहुल गांधी उनके एजेंट बन रहे हैं, देश में नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। इसी बीच आपको बताते चलें कि शेयर बाजार से हर महीने राहुल गांधी 10 लाख रुपए की कमाई करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी पे भी निशाना साधा जा रहा है कि अब शेयर बाजार के खिलाफ बोल रहे हैं और आप भी तो कमाई कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें लगभग हर जगह पर अपनी राय रखने वाली और विवादित बयान देने वाली कंगना ने फिर से एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जहरीले विध्वंसक हैं, वो कलंक हैं, जिंदगी भर विपक्ष में बैठने के लिए तुम तैयार रहो। तो दोस्तों अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हिंडनबर्ग का जो पूरा मामला चल रहा है शेयर बाजार को लेकर, ये जो भी जानकारियां चल रही हैं, तो ये मामला कहां आगे जाता है, क्या ये फिर से कोर्ट में जाता है और अगर कोर्ट में जाता है तो कैसे फैसले आते हैं और क्या सच में अडानी ग्रुप इस तरह के मामलों में सम्मिलित है जैसा कि आरोप लगाया गया है। देखें अगली खबर के समाजवादी पार्टी के नेता पर नाबालिग के कपड़े उतारने का लगा आरोप, हो गई है गिरफ्तारी। जानकारी के मुताबिक एक नाबालिग लड़की समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव के पास नौकरी मांगने के लिए गई हुई थी। आरोप के मुताबिक इसी समय सपा नेता ने ये घिनौना काम किया, ऐसा आरोप है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये नेता अखिलेश यादव का काफी करीबी है। देखें अगली खबर के ऐश्वर्या राय से तलाक की खबरों के बीच अभिषेक बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, अंगूठी दिखाकर कहा मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। अभी हाल ही में उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ऐश्वर्या राय से तलाक अनाउंस करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अब उन्होंने इस बात को नकार दिया है और ये कहा है कि हमारा तलाक वगैरह नहीं हुआ है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में देखते हैं मौसम का ताजा हाल कि राजस्थान में बांध टूटा, 7 जिलों में है बाढ़ जैसे हालात। बीते 24 घंटे में भारी बारिश की वजह से या इसकी वजह से जो हादसे हुए हैं उनमें 20 लोगों की जान गई है। यूपी बिहार में गंगा नदी उफान पर है। जी हाँ, राजस्थान में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रायपुर समेत 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं सवाई माधोपुर में बांध टूटने की वजह से कई इलाके डूब गए हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी बिहार में गंगा नदी उफान पर है। यूपी में गंगा यमुना के किनारे बसे 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार में गंगा गंडक समेत 4 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसी वजह से बाढ़ आने के हालात बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें दिल्ली यूपी बिहार में इसके अलावा कई और राज्यों में आज भी बारिश होने के आसार हैं। देखिए अगली खबर, ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने का मामला, केजरीवाल की याचिका 6 हफ्ते बाद सुनेगा कोर्ट। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में बीते सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा IT सेल की ओर से दायर मानहानि केस में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 6 हफ्ते का समय दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें ये पूरा मामला मई 2018 का है, जिस समय ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला भाजपा और जो भाजपा का IT सेल है उसके खिलाफ। इस वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया था, शेयर किया था। इस वजह से भाजपा IT सेल ने केजरीवाल पर मानहानि का दावा ठोका। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर भी केजरीवाल को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि बातें अभी साफ नहीं है। देखें अगली खबर, जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया का पहला इंटरव्यू, बोले केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा, मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई। देखें अगली खबर कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी मिसाइलों से लैस पनडुब्बी, इजराइल पर ईरानी हमले की है आशंका। हालांकि वहीं दूसरी ओर ईरान के समर्थन में चीन आ गया है। आशंका है कि पूरी दुनिया को कोई बड़ी जंग भी देखने को मिल सकती है अगर अमेरिका चाइना सीधे सीधे सामने आ जाते हैं तो। देखें अगली खबर के ठग सुकेश ने जेल से जैकलिन फर्नांडिस को गिफ्ट किया यॉट। वहीं जैकलिन के 100 फैंस को iPhone 15 Pro भी बांटेंगे। देखें अगली खबर के द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 की होगी वापसी। कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर की जोड़ी फिर साथ नजर आएगी। जी हाँ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 की शूटिंग आज यानी 13 अगस्त को शुरू हो रही है। जल्दी आपको कपिल के शो के नए एपिसोड नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगे। सुनील ग्रोवर फिर से साथ में नजर आएंगे। देखें अगली खबर के मुफासा में सुनाई देगी शाहरुख खान और उनके बेटों की आवाज। रिलीज हुआ फिल्म का हिंदी ट्रेलर, संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े भी होंगे इसका हिस्सा। जी हाँ, डिज्नी की आने वाली फिल्म मुफासा द लॉयन किंग का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहली बार अपने दोनों बेटों आर्यन और अब्राहम के साथ वॉइस ओवर दिया है। यानी कि इस कार्टून मूवी में जो शेर की आवाज होगी, जो उसके बच्चों की आवाज होगी, वो आपको शाहरुख खान और उनके बेटों की देखने को मिलेगी। ट्रेलर आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर। देखिए अगली खबर के पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक के लिए लगाई गई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट बोला लोअर कोर्ट पूर्वी ट्रेनी IAS पे लगे आरोपों में उलझा हुआ है, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। देखिए अगली खबर के 59 महीने के निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई। खाने पीने की चीजों के दाम घटने से बीते जुलाई के महीने में
महंगाई दर 3.54% रही। जी हाँ, कई खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं। इस वजह से जो रिटेल महंगाई दर है उसमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि अनाज, हालांकि मीट और मछली के दाम जून महीने के मुकाबले बीते जुलाई के महीने में महंगे हुए, पर दूध की कीमत बहुत थोड़ी सी कम देखी गई। लेकिन वहीं फल के दामों में लगभग आधी गिरावट आई है। सब्जियों के दामों में आधी से भी ज्यादा गिरावट देखी गई है। यहाँ बात हो रही है जून महीने के मुकाबले जुलाई के महीने में। ऐसे ही दाल की कीमतें भी सस्ती हुई हैं, मसाले की कीमतें सस्ती हुई हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या तंबाकू पान वगैरह हो उनमें भी सस्ताई आई है। कपड़े, फुटवियर, इनमें भी सस्ताई देखी गई है। देखिए अगली खबर। अब IRCTC भी बेचेगा नमो भारत ट्रेनों के लिए टिकट। नमो भारत ट्रेनों के लिए भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। ये टिकट यात्रा तारीख के आसपास 4 दिनों के लिए वैध होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।